हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपी CS 183 सामवेगिक बुद्धि। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वो 25+ क्वेश्चंस को उसमें रखा गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे सर्च सेक्शन में आपको जाना है और सिंपली सर्च करना है BPCS 183। जैसे आप इसे सर्च करेंगे जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, साथ ही आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए, इसको विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी आत्मनियंत्रण का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है आज के टाइम पर और पहले से, और इसे विकसित करने की क्या क्या रणनीतियां हैं ये हमें बतानी है। ठीक है, और जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे और उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को आपको लिखना है। इसी पैटर्न में अगर आप अपने आंसर को लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर को आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगता है और सही व्यवस्थित लगता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। आत्मनियंत्रण का अर्थ अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। यानी जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, उस पर नियंत्रण रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सोच समझ कर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यानी आप अगर किसी कठिन समय में भी हैं, किसी कठिन परिस्थिति में भी हैं, तो भी आप सोच समझ कर सही निर्णय ले पाते हैं। आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति जल्दबाजी से प्रतिक्रिया नहीं देता है। यानी जो अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वो जल्दबाजी में निर्णय कभी नहीं लेता है, सोच समझकर सही निर्णय लेता है, बल्कि धैर्य से, समझदारी से कार्य करता है। यह गुण व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपके व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे समाज में आपका जीवन हो या आपके काम काज यानी व्यवसाय में आपका जीवन हो, उसमें सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर आप हर जगह अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हर जगह आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी विकास होगा। आत्मनियंत्रण का अर्थ यानी आत्मनियंत्रण होता क्या है? आत्मनियंत्रण वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने क्रोध, भय, तनाव, लालच और अन्य भावनाओं को संतुलित रखता है। यानी ऐसे जैसे आप गुस्से में कोई निर्णय लेने या डर की वजह से कोई निर्णय लेने या तनाव में कोई निर्णय लेते हैं, ऐसी भावनाओं को ये नियंत्रित करने में, संतुलित करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को गलत आदतों से बचने, अनुशासन बनाए रखने और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कार्य करने में सहायता करता है। यानी आपके जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ने में आपको मदद करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। यानी आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आपके जो अंदर जो भावनाएं हैं वो दबाई जाए, नहीं, उन्हें सही समय और सही तरीके से व्यक्त करना है। यानी आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको सही तरीके से व्यक्त करना है। आपकी खुशी है उस पर अगर आप अभी इस समय नियंत्रण कर लेते हैं और बाद में उसका सही समय पर उपयोग करते हैं तो वो आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है। ठीक है, कहीं पर भी वो आपकी भावनाओं को नहीं दबाता है। इसके महत्व की बात कर लेते हैं। सही निर्णय लेने में सहायता करता है। व्यक्ति बिना जल्दबाजी के सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। यानी आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं तो सही निर्णय ले पाते हैं। तनाव और क्रोध को कम करता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति शांत रहता है। यानी ऐसी परिस्थितियां जहां एकदम से निर्णय लेना हो, ऐसी परिस्थिति में भी वो शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। अच्छे संबंध बनाए रखता है। नियंत्रित व्यवस्था में परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बनते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना जानता है, सही निर्णय लेना जानता है, वो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है। लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। यानी जिस व्यक्ति की भावनाओं पर उसका कंट्रोल है, जिसके समाज में, अपने दोस्तों में, परिवार में उसके अच्छे संबंध है, वो क्या करता है, उसका सीधा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर होता है। व्यक्ति अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है और मेहनत करता है। यानी वो सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखता है और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है।
आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी जहाँ आप के सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी, स्टेबल चीज़ें होंगी, वहाँ आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपने आप कोई टू डू लिस्ट आज बनाई है कि मुझे ये काम करना है, यानी आप व्यवस्थित हैं कि आज आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है, यानी आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है कि आज मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे करना है। और वही अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई, आपको यही नहीं पता कि आज आपको करना क्या है, तो आप पूरे दिन अव्यवस्थित रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आज का दिन खराब हो गया, आज मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। इस तरीके से आत्मविश्वास आपका इससे बढ़ता है अगर आप पहले ही व्यवस्थित रहते हैं और अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। तनाव कम होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, यानी जैसे जैसे आप टेंशन फ्री रहेंगे, तनाव कम होगा, वैसे वैसे आपकी मानसिक स्थिति भी सही होगी, और मानसिक स्थिति सही होगी तो आपकी शारीरिक स्थिति भी बिल्कुल सही होगी। आत्मनियंत्रण विकसित करने की रणनीति, यानी क्या रणनीतियां हैं जिनके द्वारा आत्मनियंत्रण किया जा सकता है? आत्म जागरूकता विकसित करके, यानी अपने आप को जागरूक करके, अपनी भावनाओं को, व्यवहार को पहचान कर, जो भी आपकी भावनाएं हैं, अपने व्यवहार को पहचानना, समझना। सकारात्मक सोच, यानी हमेशा पॉजिटिव सोच रखना, नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुस्सा आने पर गहरी सांस लें, कुछ समय शांत रहें और फिर प्रतिक्रिया दें। जैसे अगर आपको किसी मुद्दे पर या किसी व्यक्ति की बात पर एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा ना करें, लंबी सी सांस लें, शांत रहें और फिर उस पर सोच विचार कर प्रतिक्रिया दें। ध्यान और योग करें, यानी मेडिटेशन करें, नियमित ध्यान दें। योग मन को शांत रखता है, यानी मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, मन को शांत रखने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण इससे बढ़ता है। समय प्रबंधन करें, अपने कार्यों को की योजना बनाकर समय का सही उपयोग करें, यानी जो आपको आज की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपना टू डू लिस्ट बनाएं, जिससे क्या होता है, आपके सारे काम व्यवस्थित होते हैं कि आज आपको क्या करना है, यानी इसी समय का प्रबंधन आपको बनाना है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे टू डू लिस्ट में ही बताते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्यों को आपको निर्धारित करना है, अनुशासन बनता है और आत्मविश्वास भी इससे बढ़ता है, यानी जहां आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाता है। अच्छी आदतें अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, अच्छे से नींद लें, व्यायाम करें, संतुलित भोजन खाएं जो आपको मानसिक संतुलन बना रहता है। धैर्य का अभ्यास करें, हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर कार्य करें। जैसे मेडिटेशन अभी बताया कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जैसे कोई गुस्से वाली परिस्थिति हो, उस पर शांत हो, लंबी सांस लें, फिर थोड़ी देर रुक कर और फिर प्रतिक्रिया करें, यानी धैर्य करने का अभ्यास करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें, यानी असफलता को सीखने का अवसर माने, स्वयं में सुधार करें, यानी कभी आपको कोई आपकी गलतियां बता रहा है या फिर आपसे कोई गलती हो रही है, तो उस सिचुएशन को हमेशा सीखने का अवसर माने। कभी ये ना समझे कि ये मेरी आलोचना कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं, आपको उससे सीखना है कि इसने मुझे कुछ बताया है तो मुझे इसमें सुधार करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष के बिना आंसर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखना है। आत्मनियंत्रण वह महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत, अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है, यानी जो व्यक्ति ये जीवन कौशल को बढ़ाता है, मजबूत अनुशासन बनाता है, मजबूत जिम्मेदारियां बनाता है, यह न केवल सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी सिर्फ आपकी सफलता में मदद नहीं करता, बल्कि स्वस्थ संबंध, यानी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ संबंध बनाता है, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देता है और संतुलित जीवन जीने की भी आधारशिला रखता है, यानी एक व्यवस्थित जीवन जीने की आधारशिला ये रखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्म जागरूकता, सोच, सकारात्मक सोच, योग, ध्यान व अनुशासित जीवन शैली अपनाकर आत्मनियंत्रण का निरंतर विकास करना चाहिए, यानी इस आत्मनियंत्रण का निरंतर अपने अंदर विकास करना चाहिए। योग करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुखरता का अर्थ बताइए एवं इसके विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए, यानी मुखरता क्या होता है और इसे विकसित। मुखरता का मतलब होता है मुफट व्यक्ति, यानी जो एकदम से बातों करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है या नहीं, वो सोच समझकर सही प्रतिक्रिया करता है और एकदम से बातें बोलता है, सटीक बोलता है, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता है। और इसकी विकसित करने की रणनीतियां हमें बतानी है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से हमेशा स्टार्ट करेंगे। मुखरता का अर्थ, मुखरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। इसका अर्थ व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं को और अधिकारों को स्पष्ट, आत्मविश्वास के साथ सम्मान पूर्व व्यक्त करे, यानी उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसके अधिकार है, उनको सही तरीके से आत्मसम्मान के साथ बिल्कुल एकदम सटीक व्यक्त कर सकता है। मुखर व्यक्ति ना तो दूसरों पर अपना अधिकार जमाता है, यानी वो अपने अधिकार नहीं जमाता है, ना ही बात कहने से डरता है।
वह अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है, यानी अपने अधिकारों की भी मांग करता है, अपने अधिकारों के बारे में लड़ना जानता है और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान वो करता है। आज के समय में व्यक्ति सामाजिक व्यवसायिक जीवन में सफलता के लिए मुखरता होना बहुत आवश्यक है, यानी एक व्यक्ति को सफल बनने के लिए व्यवसायिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, उसमें मुखरता की बहुत ज़रूरत है, यानी अपने आप पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। मुखरता का अर्थ क्या होता है? मुखरता का अर्थ अपनी बात को बिना झिझक, बिना डर, बिना किसी नकारात्मक नुकसान पहुंचाए स्पष्ट रूप से कहना होता है, यानी अपनी जो बात है वो बिना झिझक, डर, बिना किसी नुकसान के, किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को सीधा और स्पष्ट तरीके से कहना होता है। मुखर व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों और ईमानदारी से व्यक्त करता है, यानी जो मुखर व्यक्ति होता है वो अपने भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता है, अपने विचारों को ईमानदारी से व्यक्त करता है। वह हाँ और नहीं दोनों उचित समय पर कहना जानता है, यानी मान लीजिए कि अगर आप एक मुखर व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भय है, झिझक है, तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी काम कहेगा, आप ना नहीं कह पाएंगे। और मुखर व्यक्ति को ना और हाँ कहने का समय पता है कि कब मुझे हाँ कहना है, कब मुझे ना कहना है। मुखरता का उद्देश्य स्वस्थ संबंध बनाए रखना और आत्मसम्मान को बढ़ाना है, यानी आपके अंदर विश्वास, अपने आप पर विश्वास को बढ़ाना है। मुखरता विकसित करने की रणनीतियां, यानी क्या रणनीतियां हैं जिनके द्वारा ये विकसित हो सकता है? सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाए, यानी अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अपने गुणों और क्षमताओं पर विकास करें। आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाता है, यानी जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो आप दूसरों को अपने ऊपर कैसे विश्वास दिलाएंगे? इसलिए आपके अंदर अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहना आना चाहिए। प्रभावी संवाद का अभ्यास करें, यानी निरंतर एक दूसरे से संवाद बढ़ाएं, जिससे क्या हो कि आप लोगों से, समाज से सही तरीके से बात कर सकें। धीरे, स्पष्ट और विनम्र भाषा में बात करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है हड़बड़ाहट में बोले, तेज तेज बोले, स्पष्ट बोले, विनम्र बोले, धीरे बोले। अपनी बात सरल शब्दों में समझाने का अभ्यास करें और दूसरी बात पर भी ध्यान से, दूसरों की जो बात है उनको भी ध्यान से सुने और अपनी बात भी ध्यान से, जो भी सटीक है, विनम्र भाषा में बताने का प्रयास करें। नहीं कहना सीखें, यानी हर बात में हाँ कहना आवश्यक नहीं होता है। यदि कोई कार्य आपकी क्षमता या इच्छा के अनुसार नहीं है तो विनम्रता से नहीं कहना सीखें कि ये नहीं, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सकारात्मक सोच अपना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और यह विश्वास रखें कि आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, यानी कभी भी आप नकारात्मक ना सोचें। ये सोचें कि जो आप बोल रहे हैं, ये ना डरें कि मैं ये बोल दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे या मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी बात को महत्वपूर्ण आप ही नहीं समझेंगे तो दूसरा कैसे समझेगा? यानी अपने आप पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास और मुखरता दोनों को बढ़ाती है, यानी बढ़ावा देती है। अपनी भावनाओं को पहचानें, अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझें, यानी जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उनको समझें। जब व्यक्ति स्वयं को अच्छी तरह समझता है, यानी आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझते, तब वह अपनी बात सही ढंग से व्यक्त कर पाता है। यानी आपको अपनी एबिलिटी, अपनी कमियां सब कुछ पता होंगे, तभी आप अपनी बातों को सही तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। शरीर की भाषा पर ध्यान दें, यानी अगर आप हाँ में जवाब दे रहे हैं और इशारा या फिर आपकी शारीरिक भाषा ना का व्यवस्थित है तो भाई वो गलत है। आंखों में आंखें देखकर बात करें, सीधे खड़े हों, मुस्कुराएं, शांत आवाज में बोलकर मुखरता का मजबूत बनाइए, यानी बिल्कुल शांत रहना है, सीधे खड़े होना है और जो जिससे आप बात करें बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, ठीक है। शांत खड़े रहना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी, हिचकिचाहट नहीं करनी है, मुस्कुराना है और अपनी बात को, अगर आपको नहीं आता, जैसे अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, ठीक है, और आपको उसका जवाब नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि घबराना है कि ये वो नहीं, सीधा सॉरी सर मुझे नहीं आता और आगे से मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा। इस तरीके से जवाब देने से आपके जो सामने वाला है उस पर इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। नियमित अभ्यास करें। मुखरता एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, यानी एक कौशल है, एक आपके अंदर विकास इसे किया जा सकता है अगर आप निरंतर अभ्यास करें। जैसे गेम है, आज आपको कोई गेम पसंद है लेकिन आप उसे बचपन से, आपको एकदम से तो नहीं आया, लेकिन अगर आप उसको निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर प्रैक्टिस, चलो एक रोटी ले लेते हैं, एक गोल रोटी आपको एकदम से गोल नहीं बनती है, लेकिन अगर आप रोज बनाते हैं तो वो एक दिन गोल हो जाती है। वैसे ही अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ये विकसित हो सकता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी अपनी राय व्यक्त करना सीखें, अभ्यास करें। जैसे कि आप अपने परिवार में किसी मुद्दे पर चुप हैं तो और सब बातें कर रहे हैं तो आप उस पर अपनी राय दीजिए। वहीं एक परिवार से फिर एक समाज में, जहां आप अपने स्कूल, कॉलेज
या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं वहां राय देना शुरू कीजिए। फिर कहीं एक राजनीति और कहीं एक देश के लिए आप अपनी राय दे पाएंगे। ठीक है। आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, यानी किसी ने अगर आपकी आलोचना की है, कोई आपकी आलोचना करता है तो सीखने का अवसर समझे, शांत रहकर उचित प्रक्रिया दे, अपनी गलती में सुधार करें। इसके महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। मुखरता का महत्व, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, यानी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अपने आप पर विश्वास बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। तनाव और मानसिक दबाव कम हो जाता है, यानी तनाव की स्थिति हो गई, मानसिक दबाव हो गया, वो कम हो जाता है। पारिवारिक, सामाजिक और कार्यस्थल के संबंध मजबूत होते हैं, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहाँ अगर आप सटीक हैं, सरल हैं, आपकी बातें स्पष्ट हैं, तो लोगों का आपके साथ जुड़ाव बढ़ता है, संबंध अच्छे होते हैं। व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर पाता है और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है, यानी अपने अधिकारों की भी रक्षा कर पाता है और दूसरों के अधिकारों के बारे में भी वो निरंतर प्रयास करता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मुखरता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, जिम्मेदार और सफल बनाता है, यानी इस गुण के तहत आप एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। यह केवल अपनी बात कहने की क्षमता नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी नहीं कहना होता, बल्कि दूसरों की बातें सम्मान पूर्वक सुनने, अपनी बात रखने की कला होती है, यानी दूसरों को सम्मान पूर्वक अपनी बात बोलने और दूसरों की बात सुनने की एक कला होती है। नियमित अभ्यास, सकारात्मक सोच, प्रभावी संवाद, यानी अच्छा संवाद, आत्मविश्वास के माध्यम से मुखरता को आसानी से विकसित किया जा सकता है, यानी निरंतर अपनी राय देना, परिवार से लेकर फिर समाज में फिर सकारात्मक सोच रखना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, इसका विकास में सहायक हो सकता है। इससे व्यक्ति की व्यक्तित्व निखरता है, यानी आपका जो पर्सनैलिटी है वो और निखरती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, यानी हर क्षेत्र में आप सफल व्यक्ति बनने में सहायक होते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आत्मसम्मान के अर्थ, महत्व का वर्णन कीजिए एवं इसकी विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए, यानी आत्मसम्मान क्या है, इसका अर्थ हमें बताना है, इसका महत्व बताना है और इसके विकसित होने की रणनीतियां बतानी है, यानी ओवरऑल आपको 3 चीजें इसमें बतानी है, अर्थ, महत्व और रणनीतियां। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करेंगे। आत्मसम्मान का अर्थ व्यक्ति का अपने बारे में सकारात्मक और सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण, यानी व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास पर होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं को कितना योग्य, मूल्यवान और सक्षम मानता है, यानी वह आप अपने आप को कितना योग्य मानते हैं, कितना जो है आप अपने आप को कितना समझते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान अच्छा होता है, यानी खुद पर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वह अपनी दक्षता पर विकास करता है, यानी अपनी जो उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज है उनके विकास में वो कार्य करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक यानी हिम्मत से सामना करता है, यानी जो भी परिस्थिति हो उसका सामना हिम्मत से करता है। आत्मसम्मान का अर्थ, यानी आत्मसम्मान होता क्या है? आत्मसम्मान वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, यानी अपने आप का विकास करता है, अपने गुणों और कमियों दोनों को स्वीकार करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, दोनों को एक्सेप्ट करता है। यही नहीं कि बस अपनी अपनी बड़ाई मार रहा है, नहीं, उसके अंदर जो कमियां हैं उन पर भी काम वो करता है। इसका अर्थ घमंड नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आपके अंदर घमंड है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को समझना एवं स्वयं को महत्व देना है, यानी अपने आप की क्षमता को बढ़ाना होता है। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति दूसरों की बातों से आसानी से निराश नहीं होता है, यानी दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देकर निराश नहीं होता है, बल्कि अपने निर्णय और सोच समझ कर लेता है, यानी जो भी वो सोच रहा है उसी हिसाब से निर्णय लेता है। महत्व की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसम्मान का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी इससे क्या होता है कि अगर आप आत्मसम्मान आपके अंदर है, आप अपने आप को सम्मान देते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मसम्मान व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पर विश्वास करना सिखाता है, यानी आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सही और संतुलित निर्णय लेने का सक्षम हो जाता है, यानी जो बेहतर निर्णय लेता है, जो सही निर्णय लेता है, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत आत्मसम्मान, अपने आप आत्मविश्वासी हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी इससे तनाव, चिंता, निराशा कम हो जाती है, यानी बहुत स्थितियों में अगर आप संतुलित हैं, स्टेबल हैं, तो आपके अंदर जो है निराशा नहीं होगी, तनाव नहीं होगा और सकारात्मक सोच पैदा होगी, सकारात्मक रहेगा मन आपका। ठीक है। अच्छे संबंधों का निर्माण, यानी अगर आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो समाज में आपका जो व्यवहार है वो भी पॉजिटिव होगा, लोगों से आपका तालमेल बढ़ेगा। आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति दूसरों का भी सम्मान करता है और जो दूसरों का सम्मान करता है जिससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा, यानी अगर आप सटीक हैं, आपके सारे काम सही हो रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव सोच है, तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करें,
निर्धारित करेंगे और अपनी जो लक्ष्य है उसकी तरफ कठिन परिश्रम करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, यानी कोई भी सिचुएशन हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ता रहता है। असफलता से सीखने की क्षमता, यानी कभी किसी ने उसकी आलोचना की है तो उसको नकारात्मक वे में ना लेकर एकदम पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में लेकर उससे कुछ सीखता है। आत्मसम्मान व्यक्ति को असफलताओं से घबराने की बजाय उसे सीखने की प्रेरणा मिलती है। यानी अगर आप एसएससी वाले स्टूडेंट्स को देखें तो वो क्या करते हैं, बार बार अटेम्प्ट देते हैं, बार बार अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते हैं। जो हार मानते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते हैं वो लास्ट में विनर कहलाते हैं, विन होते हैं, जीतते हैं और अपने आप पर उनका विश्वास बहुत होता है। ठीक है, रणनीतियों की बात कर लेते हैं। स्वयं को स्वीकार करें, यानी अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी इच्छाओं, अपनी कमियों को पहचानें और स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें। यानी कभी ये ना सोचे कि यार मुझ में ये कमी है, सामने वाले को ये आता है तो मैं ये नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, आप भी उसी की तरह, आपके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपके पास भी दिमाग है, उसकी तरह आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि सामने वाले को आता है। अपनी कमियों को पहचाने, अपनी अच्छाइयों को भी पहचाने। सकारात्मक सोच विकसित करें, कभी भी नकारात्मक विचारों से बचें और अपनी सफलता पर ध्यान दें। कभी भी नकारात्मक सोच पैदा नहीं करनी है, सकारात्मक सोच रखनी है और अपनी सफलता पर ध्यान देना है, ना कि लोगों की बातों पर। स्वयं से सकारात्मक बात करें, कभी भी अपने आप से ये ना कहें कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मैंने ये गलती करी, ये वो फलाना नहीं करा। नहीं, सकारात्मक बात करें तभी आपकी सोच सकारात्मक होगी। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे टू डू लिस्ट है, जैसे छोटे छोटे लक्ष्य आप रखते हैं दिन के कि आज मुझे ये करना है, फिर उस पर टिक कर देते हैं। फिर उसके अगर आपने कुल 5 लक्ष्य आज के रखे हैं और 5 पर जब टिक हो जाता है तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ऐसे लक्ष्य जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक सफलता आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जहां जहां आप पहला टास्क पूरा होगा तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर दूसरा होगा तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे ही आप बड़ी चीजों में भी सफल हो पाएंगे। अच्छी उपलब्धियों को याद रखें, यानी जो आपने छोटी बड़ी सफलता को लिखे, यानी जो भी आपने बड़ी सफलता हो चाहे छोटी सफलता हो, अगर आपने अगर आप वहाँ विजयी रहे हैं तो उसे ज़रूर लिखें और समय समय पर उन्हें देखें, याद करें कि आपने ज़िंदगी में कुछ कमाया भी है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी अपने आप पर विश्वास बढ़ता है। नई बातें सीखें, नई जानकारी, नए कौशल सीखने से व्यक्ति अधिक सक्षम महसूस करता है, यानी वो अपने आप को और मजबूत समझता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी अपने आप संतुलित भोजन खाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। यानी अगर आप नियमित भोजन खाएंगे, सही व्यायाम करेंगे, नींद लेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, यानी कभी भी ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आप पहले ही उदास हैं और ज़्यादा आपको उदास कहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आपको दोस्त भी ऐसे बनाने जो सकारात्मक सोच रखते हो। ऐसे लोगों का साथ चुने जो आपका उत्साह बढ़ाएं, आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा दें, प्रेरित करें, यानी आपको मदद करें आगे बढ़ने में, ना कि आपको पीछे खींचें। अपनी गलतियों से सीखें, यानी अगर आपने कोई गलती की है तो उसका आपको उसका गलती को सुधारना है, ना कि उस पर लेके बैठ जाना है, रोना है। गलतियों को अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर समझे, यानी कुछ सीखने का अवसर उसे मानना है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसम्मान एक सरल और संतुलित और सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। यानी अगर आप आत्मसम्मान रखते हैं तो एक संतुलित, सफल और सुखी जीवन आप जी सकते हैं। यह व्यक्ति को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सकारात्मक बनाता है, यानी व्यवस्थित बनाता है। एक व्यक्ति के जीवन को आत्मसम्मान जन्म से नहीं होता है, आपके अंदर ये जब आप पैदा होंगे तब से नहीं होगा, बल्कि सही सोच, अच्छे व्यवहार और निरंतर अभ्यास और आत्म स्वीकृति से ये विकसित किया जा सकता है। यानी अगर आप अभी भी नेगेटिव सोच रखते हैं तो अभी भी आप इसको सुधार सकते हैं। ये कोई जन्म से नहीं होता, आप इसे हर सिचुएशन में अपना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी हर समय समय पर अपने आप पर विश्वास बढ़ाना चाहिए, ताकि वह जीवन की चुनौतियों और सफलताओं का सम्मान कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हर सिचुएशन से लड़ सके और अपनी जो कुशलता है उसके साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर सांवेगिक बुद्धि के अनुप्रयोगों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा कीजिए। यानी कार्यस्थल और सांवेगिक बुद्धि के क्या क्या मानसिक और कल्याणकारी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर क्या चर्चा करनी है, उसके क्या क्या असर पड़ते हैं। इस तरीके से सांवेगिक बुद्धि का अर्थ, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। सांवेगिक बुद्धि का अर्थ
अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, नियंत्रण रखना और सही तरीके से व्यक्त करना, यानी सही व्यक्त करना, दूसरों का भी सम्मान करना और अपनी बात को भी समझना होता है। यह केवल व्यक्ति जीवन में ही नहीं, या व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि आपके कार्यस्थल में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में किसी कर्मचारी की सफलता केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, यानी सिर्फ तकनीकी चीज़ों का ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी सामूहिक बुद्धि, यानी उसके खुद का IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, पर भी निर्भर करता है। यानी अच्छी सामूहिक बुद्धि कार्यस्थल वातावरण और बेहतर बनाती है। यानी अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ का वातावरण आप बेहतर बनाना जानते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत करना जानते हैं। कार्यस्थल पर सामूहिक बुद्धि के अनुप्रयोग, यानी कार्यस्थल जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कैसे आप अनुप्रयोग कर सकते हैं। प्रभावी संचार, यानी अच्छा और प्रभावी संचार करके सामूहिक बुद्धि व्यक्ति को अपनी बात स्पष्ट और सम्मान पूर्वक रखने में मदद करती है, यानी सही और सटीक बात रखने में मदद करती है। इससे गलतफहमियां कम होती है, यानी जहाँ आपकी बात सच है, स्पष्ट है, वहाँ गलतफहमियां कम होंगी, कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगला है टीम वर्क में सुधार। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ टीम वर्क सही रखें। ऐसा ना हो कि आपकी टीम में 5 व्यक्ति और 3 की 2 से लड़ाई है, 2 की 1 से लड़ाई है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक टीम वर्क एक मजबूत, क्योंकि 5 उंगलियां जब होती हैं तब एक मजबूत मुट्ठी बनती है ना, तो इस तरीके से टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। जब कर्मचारी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो वह सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, इससे टीम की कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी और अच्छा वो कार्य करते हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास, यानी जब आप टीम में कार्य करते हैं तो आपको जो है गाइड करने की, यानी नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसमें भी विकास होता है। एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझता है, उनका उत्साह बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है। तनाव और संघर्ष का प्रबंधन, कार्यस्थल पर कई बार तनाव विवाद स्थिति बन जाती है, यानी कई बार आपको देखते हैं कि वर्कर्स के बीच हो गई, या कई बार वर्कर्स या फिर बॉस के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में सामूहिक जो बुद्धि है व्यक्ति के शांत रहकर समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, यानी आप शांत रहकर उस समस्या का समाधान कर पाते हैं। निर्णय लेने में सहायता, भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, यानी जो व्यक्ति अपने आप पर संयम करना जानता है वो कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता है, वह सोच समझकर सही निर्णय लेता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी अच्छा कार्य वो कर पाते हैं। ग्राहक संबंधों में सुधार, जैसे अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, और वो ग्राहकों के साथ अच्छी व्यवस्था, अगर वो स्पष्ट सोचता है, अपने आप पर विश्वास रखता है और सही बोलचाल है रखता है, दूसरों की बातें भी सुनता है, अपनी बात को भी सही स्पष्ट करता है, तो उसका जो व्यवहार है कर्मचारी हो गए या फिर ग्राहक हो गए उनसे बढ़ता है। ग्राहकों की आवश्यकता और भावनाओं को समझने वाला कर्मचारी बेहतर सेवा प्रदान कर सकता है, यानी जो व्यक्ति समझता है कि हमारे ग्राहक को क्या चाहिए, कैसी फैसिलिटी चाहिए, तो वो और अच्छा काम और अच्छी सेवा दे सकता है। इससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं और संस्था की छवि मजबूत होती है। जहाँ आप काम कर रहे हैं वो छवि भी मजबूत होती है। जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पे सामूहिक बुद्धि के प्रभाव, यानी आपके स्वास्थ्य पर और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। तनाव में कमी, यानी अगर आप सही निर्णय लेते हैं, अपनी बात स्पष्ट कह देते हैं, आपको तनाव कम होता है। सामूहिक बुद्धि व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने और सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करती है, यानी आप सही और सकारात्मक सोच रख पाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने में व्यक्ति आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी जहाँ व्यक्ति की सोच सही है, भावनाएं सही है, वहाँ व्यक्ति में अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह चुनौतियों का सामना आसानी से करना सीख जाता है। बेहतर संबंध, यानी अगर आप अपनी बातें सही स्पष्ट कहते हैं तो आपके जो कार्यस्थल है, व्यवसाय है, या फिर कहीं समाज है, या फिर आपका परिवार है, वहाँ आपके संबंध अच्छे होते हैं। सहानुभूति, सम्मान की भावना सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाती है, यानी हमेशा जो शांत व्यक्ति होता है उसके साथ व्यवहार लोगों की जल्दी पकड़ लेते हैं, यानी जो सोशल बंदा होता है, जो चारों तरफ अपनी बातें सुनता भी है, कहता भी है, उससे लोगों की जो है जल्दी अटैचमेंट बढ़ जाती है। इससे कार्यस्थल का वातावरण सुखद रहता है और शांतिपूर्ण रहता है। ठीक है। मानसिक संतुलन, सामूहिक बुद्धि नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, चिंता और निराशा को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, यानी जब कि नकारात्मक सोच हो या गुस्सा आ रहा है तो उन भावनाओं पर कंट्रोल करना सिखाती है। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। ध्यान करना सिखाती है, जिससे आपकी मानसिक संतुलन सही रहता है और उसी का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कार्य संतुष्टि, जब कर्मचारी भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं, यानी उनकी भावनाएं सही व्यक्त कर पाते हैं, सही समझ पाते हैं, तो अपने कार्यों में
अधिक रुचि लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष जरूर लिखना है। सांवेगिक बुद्धि कार्यस्थल की सफलता, मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे जो सांवेगिक बुद्धि है वो आपके जहां आप काम करते हैं वहां भी, और आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति को बेहतर संचार, टीम वर्क, नेतृत्व, निर्णय क्षमता और तनाव प्रबंधन में सक्षम बनाती है। यानी टीम वर्क करना हो, बेहतर किसी से संचार करना हो, ऐसी क्षमताओं में भी विकास करती है। साथ ही ये मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है। यानी सही पॉजिटिव वातावरण मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि के विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को अपनी जो सांवेगिक बुद्धि है उसमें विकास करना ही चाहिए। ठीक है, ताकि वह अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में सफल और संतुलित रह सके। यानी जो उसका व्यक्तिगत जीवन है, अपना पर्सनल जीवन है, साथ ही जो सामाजिक यानी व्यवसायिक जहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ वो सीख रहा है, वहाँ पर भी वह संतुलित रह पाता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको उसके गेस्ट पेपर्स चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसमें 25 प्लस क्वेश्चंस को रखा गया है आपकी प्रैक्टिस पर्पस से। इससे क्या होता है कि आप एग्जाम के लिए पहले ही रेडी रहते हैं, एक अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं। व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। साथ ही एक छोटी सी टिप ये है कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट है, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको पेपर हमेशा पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद मुख्य बिंदु लिखने हैं और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखना। इसी व्यवस्था में अगर आप अपना पेपर देंगे तो जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। साथ ही हमेशा पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिससे क्या है जब आपका एग्जामिनर, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप भी जानते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर उसको पढ़ेगा आंसर शीट को, तो स्टार्टिंग में ही आपकी जो प्रदर्शन है उसको देखकर आगे की अनुमान वो लगा लेता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रदर्शन जो टीचर्स होते हैं वो पूरा आंसर पढ़ते भी नहीं, लेकिन पहला जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी। तो इसके क्या है कि आपको व्यवस्थित रखना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना है। यानी ऐसा ना हो पहले 2 या 3 क्वेश्चंस में आपका सारा टाइम गया तो आगे क्वेश्चन आप टाइम नहीं कर पाए। व्यवस्थित रहना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने सब जो ये इंट्रो है, मुख्य बिंदु है, निष्कर्ष, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हमारी वीडियो आज कंप्लीट होती है और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।